हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। तो एप्लीकेशन मैट्राइसेस का जो है वो एक्चुअली में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को सॉल्व करने में हम यूज़ करते हैं मैट्राइसेस का। अब वो कैसे, तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आ जाएगी और आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ। टेंथ क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया था, करेक्ट है कि नहीं? वैसे ही वही सिस्टम को हमको यहाँ सॉल्व करना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से। वहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया था। आपने या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ऐसा कुछ एलिमिनेशन वन वेरिएबल, इस प्रकार से आपने प्रोसेस किया था और इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको हम बोलते थे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे भी होगा, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं? जैसे सिस्टम कंसिस्टेंट होता है अगर उसके सॉल्यूशन है, चाहे वो एक सॉल्यूशन है चाहे मेनी सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट होता है सिस्टम जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आपने वहाँ जो कंडीशन लगाई थी ना, वो एक्चुअली में सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन सब कुछ अब मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आ जाती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए, और फिर मेंस और एडवांस में भी शॉर्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। लेकिन दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। अगर आप बोर्ड लेवल पे जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स मेथड या फिर उसी को मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो एक मैंने वर्ड किया मैट्रिक्स मेथड, और दूसरा आपने बोला मेथड ऑफ इन्वर्जन। अगर आप सीबीएसई वाले हो तो ये मैट्रिक्स मेथड यूज होता है, और अगर आप स्टेट बोर्ड्स वाले हो तो मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये बात को नोट करिए, सिस्टम को सॉल्व करना है। अब सिस्टम कैसा है वो भी देख लेते हैं। ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2y। तो ये बन गया हमारा सिस्टम। इसमें दो इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल है। इसको हमको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक मेथड। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड ऐसा बोलेगा, या फिर बोलेगा सॉल्व बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। आपको मैंने बता दिया मेथड ऑफ इन्वर्जन वर्ड यूज होता है स्टेट बोर्ड्स में, और सीबीएसई बोर्ड्स में ये मैट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, ये कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स मिलेगा a1 b1 a2 b2, जो x और y वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाया, इसको मैंने a लिख दिया। और x और y से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा b, और एक और मैट्रिक्स मैंने बनाया, ठीक है, जो कि आपका कांस्टेंट से बनेगा, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे इस पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए, इसको एक्स लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं बी, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू आप बी ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये सिस्टम ए इंटू दिस मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू बी करेंगे तो ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम से, तो a1x प्लस b1y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दैट इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, फिर a2x हो जाएगा प्लस b2y हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू c2 हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, सिस्टम आगे बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है ए एक्स इक्वल टू बी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, याद रखना ए एक्स इक्वल टू बी, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बी अपॉन ए, ये मैट्रिक्स में याद रखना ये मैट्रिक इक्वेशन है। तो मैट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको एक्स निकालना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए आपको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स से दोनों साइड्स में, इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन।
अब क्या है कि चूंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 और मैट्रिक्स 3। तो अभी क्या है, सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाइड किया है। हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ए इनवर्स बी। तो ये अब बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, करेक्ट है। तो ये हो गया आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इक्वल टू बन गया ए इनवर्स बी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सिंपली ए इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स। ए इनवर्स आपको एडजॉइंट मेथड से निकालना आता है, एडजॉइंट मेथड से आपने ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकाल। अब बहुत सारी बातें, जैसे मैंने बोला था कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। देखिए, ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स कभी भी यूनिक होता है, यूनिक किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, ये हमने देखा। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है ये भी देखा कि जब वो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, करेक्ट है। तो अगर डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ए का जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे तो वो एक ही होगा, यूनिक यूनिवर्स होगा। इसका मतलब ये यूनिक वर्ड को पकड़ लीजिए, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। सिस्टम का क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम में अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो अब वो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन थी, जो कि मैट्रिक्स की इन्वर्टिबल होने की कंडीशन थी, नाउ आल्सो बिकम द कंडीशन फॉर द सिस्टम टू पोजेस यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट होने की भी यहाँ पे ये कंडीशंस को शो करेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, बिकॉज इट पोजेज यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो कितना नॉलेज इसके अंदर आ जाता है, उस सारे नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो फाइन, अब क्या हो गया, यहाँ से आपको x मिल गया a इनवर्स इंटू बी, मतलब इनवर्स निकालना है पहले, ठीक है। और therefore system has unique solution, यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन से दिया जाएगा। और फिर यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशंस भी मिल गई। तो कंडीशंस हमने जो निकाल लिया यूनिक सॉल्यूशंस की, उसको भी लिख देता हूँ मैं। ये सारा चीज आपने रिपीट ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखिए ये क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी एज यूनिक सॉल्यूशन, नोट करिए, यूनिक सॉल्यूशन इफ determinant of A is not equal to 0 and that solution is given by x equal to A inverse into B, है ना। और कंपेयर कर रहे हैं, x मैट्रिक्स क्या है आपको मालूम है, x एक्चुअली में x और y से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। और A इनवर्स हम निकाल लेंगे, A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे हम A इनवर्स को निकाल देते हैं। A इनवर्स निकालना हमको आता है। फिर एडजॉइंट कैसे निकालना है, मतलब फिर से माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज लो तो वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सारा नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में यूज करना है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए सिस्टम तो ये है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें दो इक्वेशंस है और इस सिस्टम के अब क्या कंडीशंस हो सकती है, तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है मेनी सॉल्यूशन और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। तो इसमें कंडीशन मैंने लगा दी अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए मैट्रिक्स जो बनने वाला है वो कोएफिशिएंट से बनेगा एक्स और वाई के, करेक्ट है क्या, ये हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसी में हम सिस्टम को कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट,
ठीक है। अब ये मेनी सॉल्यूशंस निकालने की क्या कंडीशंस होगी, देखिए हमको तो सिर्फ दो बातें, मैंने बोला बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दो बातों को ध्यान रखें। एक तो सिस्टम को सॉल्व करके यूनिक सॉल्यूशन निकालना, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम जिसको हम मैट्रिक्स मेथड से या मेथड ऑफ इन्वर्सन से करते हैं, 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में। सिंपल टॉपिक है, कोई खास बात उसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी में आते हैं तो ये आपका बन गया जेई अप्रोच, इसका जेई के टॉपिक बन गया, जिसमें आपको इस सिस्टम में कोई अननोन वैल्यूज दी रहेगी और बोल देगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या यूनिक सोल्यूशन हो रहा है या मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है, तो उस पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो इसमें स्टूडेंट्स अब क्रैमर्स रूल आ जाता है, तो क्रैमर्स रूल से भी इस सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी नोट करेंगे आप साथ में, ठीक है। अब ये क्रैमर्स रूल जो है वो आप 11th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये a1x प्लस b1y, जैसा मैंने बोला था बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को आपको क्लियरली इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व करने के अभी तक के मैं 2 मेथड बताया, इसमें से एक मैट्रिक्स मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड, इसी को आप बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, करेक्ट है। और जो यहाँ पे इस प्रकार से दिया जाता है, जिसमें ए इनवर्स जो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारी बातें आपको मालूम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है साहब। अब इसको दूसरा सॉल्व करने का तरीका क्रैमर्स रूल है। अब ये क्रैमर्स रूल क्या है और इससे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए वो भी बता देता हूँ मैं, क्या होता है कि इसमें 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला आप डेल्टा ले लीजिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट से बनेगा, a1 b1 a2 b2, इसको हम ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट आता है डेल्टा 1, जिसमें फर्स्ट कॉलम को इस मैट्रिक्स के इस c1 और c2 से रिप्लेस कर दो। और फिर तीसरा बनता है डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट, जिसमें इस सेकेंड कॉलम को c1 c2 से रिप्लेस कर दो इस डेल्टा में, इस डेल्टा में a1 a2 इस बार ऐसे के वैसे आएगा, और b1 b2 को रिप्लेस कर दिए c1 c2 से। तो ये क्रैमर्स रूल से अब आप क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं। x कैसे आएगा देखना, ये आएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और y जो आएगा वो आएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। अब देखो डेल्टा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये बात कर रहा है यूनिक सोल्यूशन की, ये बात कर रहा है किसकी, यूनिक सोल्यूशन की। एक्स और वाई हम निकाल चुके, इसका मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला था, नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन, करेक्ट है कि नहीं। तो देखो कैसा हो गया, जब यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक मेथड में, मेथड ऑफ इन्वर्जन में, तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा तभी जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए इज फॉर्म बाय द कोएफिशिएंट्स, ए इज फॉर्म is a matrix formed by coefficient of x and y, करेक्ट है कि नहीं। ये सारी बातें आप लोग जान रहे हैं, लेकिन क्रैमर्स रूल में भी हमने इसको यूज किया स्टूडेंट्स। तो क्रैमर्स रूल में क्या करना है उसको भी चेकआउट हम लोग कर सकते हैं कि क्रैमर्स रूल में आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये निकाल लेते हैं, और डेल्टा बनता है आपका डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बन गया जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई से बना है। फिर डेल्टा 1 बना है, इस डेल्टा डिटर्मिनेंट में इस पहले कॉलम को इस कांस्टेंट c1 और c2 से रिप्लेस कर दिया, और अगर सेकेंड कॉलम को c1 c2 से रिप्लेस कर दिया तो डेल्टा 2, और फिर x मिलता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। डेल्टा डिनोमिनेटर में शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट विल बी द कंडीशन फॉर द सिस्टम टू पोजेस द यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोनों तरीके वही बात बोल रहे हैं, करेक्ट है। क्रैमर्स रूल से भी हम सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन को भी चेकआउट कर रहे हैं, और मैट्रिक्स मेथड से भी हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, और उससे भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन हो सकती है उसको भी चेकआउट कर लिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, ये वाला प्रोसेस हमारे जेई के जो क्वेश्चंस मेंस और एडवांस लेवल में आते हैं उसमें काम करेंगे जब कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ये कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी जो मैंने अभी लिखी थी जिसको हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसकी क्या कंडीशन होगी, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, वो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप डिटर्मिनेंट को देख लीजिए, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं।
फाइन। उसी प्रकार से मेनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता था 10th क्लास में। कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए भाई। तो वो होती थी मेनी सोल्यूशन की कंडीशन। तो और वो कब बनेगी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तब होगा जब डेल्टा जीरो होगा, और b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कब होगा? जब डेल्टा 1 जीरो होगा, और a1/a2 इक्वल टू c1/c2 कब होगा? जब ये जीरो होगा। मतलब डेल्टा भी जीरो, डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो, तब वो आपकी कंडीशन बनेगी मेनी सॉल्यूशंस की। चलो उस कंडीशंस को भी अब नोट कर लेते हैं। एक और चीज़ को मैंने पहले ही बोला था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ता है, सारे पॉइंट्स आपके एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। तो क्रैमर्स रूल्स के बारे में बात करें। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी अभी नहीं डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी टॉपिक का नाम सॉल्वेबिलिटी है ना। तो ये सिस्टम चाहे वो 2 वेरिएबल हो चाहे वो 3 वेरिएबल हो, a2x प्लस b2y दैट इज इक्वल टू c2, ये सिस्टम बन गया। ठीक है, अब इस सिस्टम को सॉल्व करने की क्या कंडीशन होगी? सिस्टम तो पहली बार इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा इफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 सभी के सभी जीरो हो गए। और तीसरा नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपके पास में ये थी स्टूडेंट्स 10th क्लास में, याद है क्या? b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो फिर तो डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, अब डेल्टा इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो अब देखिए डेल्टा 0 है, फिर देन एनी वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब देखिए ये कंडीशंस को लेंगे तो आपके पास में डेल्टा 1 नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करेंगे तो यहाँ से डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू, तो कोई दोनों में से कोई एक, या तो डेल्टा 1 या डेल्टा 2 नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि बहुत सारे पॉइंट्स है, सबको डिस्कस करना। मैंने तो अभी प्रॉब्लम शुरू ही नहीं किया, थ्योरी में ही अटका हुआ टाइम हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बहुत सारी बातें इसमें भी और नोट करेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूँ इसी में, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब देखना दो चीज़ें यहाँ पे आती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया तो दो बातें होगी, एक तो आपका मेनी सॉल्यूशन होगा और दूसरा आपका नो सॉल्यूशन होगा। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर डेल्टा यहाँ से अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये तो बात खत्म हो गई। किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है? डेल्टा 1/डेल्टा और y इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा। और डेल्टा 1 क्या है ये भी बता दिया हूँ मैंने। ये डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2, और डेल्टा 1 क्या होता है कि इस कॉलम को आपने c1 c2 से रिप्लेस कर देना है, और आपका डेल्टा 2 क्या होता है कि अब इस बार इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है c1 c2 से। तो ये सारी ये आपको मालूम है। तो डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर में डेल्टा है, डिटर्मिनेंट के लिए साइन है वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो यहाँ पे बात करेंगे इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये क्या होगा? या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है और डेल्टा 2 भी 0 है, तो ये होगी आपके मेनी सॉल्यूशंस की। और यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0, एनी वन ऑफ देम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब नो सॉल्यूशन। पर डेल्टा यहाँ पे भी 0 होगा। तो अब ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स हम आएंगे ना तो फिर प्लेन के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स।
कि इक्वेशंस आपके प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं जब 3 वेरिएबल्स में आएंगे। जब हम 2 वेरिएबल्स में आते हैं, आपने मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, 2 वेरिएबल्स में आते हैं तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, वो 2 स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम 3 वेरिएबल्स में आएंगे तो एक्स, वाई और जेड में जो भी इक्वेशन होगा वो एक्चुअली में प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वहाँ पे 3 इक्वेशन है तो 3 प्लेन्स होंगे। और 2 वेरिएबल में अगर 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी तो स्ट्रेट लाइन। यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन करेक्ट है। क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई तो मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब आपको ये बात जानना है कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो देखो यहाँ पे अब पूरा नॉलेज आ जाता है। नो सॉल्यूशन है मतलब उनके इक्वेशन क्या होंगे? कांस्टेंट से डिफर करेंगे। पैरेलल लाइंस हो गई, वो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के इक्वेशन, पैरेलल लाइंस के इक्वेशन डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। याद है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल। जैसे आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है तो ये लाइन पैरेलल लाइंस है। वैसे ही कांस्टेंट से ही डिफर करते इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अगर प्लेन पैरेलल है तो उनके भी इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करते स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से। ये ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया। तो फिर इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वो प्लेन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं खास करके जेईई एडवांस के क्वेश्चनों में। तो देखिए अभी तो हमने पूरी थ्योरी ही डिस्कस की है, इसके जस्ट बाद में डिस्कस करता हूँ एक प्रॉब्लम्स को जो नेक्स्ट वीडियो में होगा।